हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्टफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें पढ़ना है मोनोटोनिक सीक्वेंसेस, लेकिन उससे पहले हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे कॉची सीक्वेंस के ऊपर। तो लिखिए पहला क्वेश्चन, यूजिंग कॉचीज क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस examine the convergence of the sequence fn where fn की वैल्यू है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल। आपको यहाँ पे कॉची क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस लगाना और बताना है ये वाली सीक्वेंस कन्वर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। फर्स्ट क्या रहती, आप fn को अज्यूम करते, यहाँ पे ऑलरेडी आपको fn दिया हुआ है तो सॉल्यूशन में हियर fn दिया हुआ है मेरे को क्या 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 1/n फैक्टोरियल। अब आपको अगर याद हो, एक सीक्वेंस को आप कॉची सीक्वेंस कब बोलते हैं, जब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको मॉड ऑफ fn माइनस fm ये क्या आ जाए, लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो आप एक सीक्वेंस को कौन सी सीक्वेंस बोलते हैं, कॉची सीक्वेंस। और जो कॉची सीक्वेंस होती है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है। याद है आप लोगों को पक्के में? तो चलिए बताइए अब आप क्या करेंगे, आपको लेना पड़ेगा एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो आपने ले लेट एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 और हम n को ले लेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू m ले लेंगे। तो चलिए बताइए आपको क्या मिलेंगी वैल्यू, मॉड ऑफ fn माइनस एफ एम की। बताइए क्या आएंगी वैल्यू, पहले आएगा एफ एन, एफ एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल। ये हो गया आपके लिए एफ एन माइनस एफ एम। एफ एम कैसे निकालोगे, जहां जहां एन है उसके जगह एम लिख दो तो आएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू 1/m फैक्टोरियल आएगा। अब यहाँ पे जो n है ये m से इक्वल है या m से बड़ा है ना। n क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ तक जा सकते हैं, अप टू इंफिनिटी जा सकते। तो आपका एक नंबर m से इक्वल रह सकता है, उससे बड़ा रह सकता है, हम ऐसा कह रहे हैं। मतलब m एक टर्म आई होंगी, उसके बाद अगली टर्म क्या आएंगी m+1, उसके बाद क्या आएंगी m+2 और फिर जाके कौन सी टर्म आई होंगी n, क्योंकि आपका m जो है ये n से छोटा भी रह सकता है ना। n जो है m से बड़ा है, मतलब m जो है वो n से छोटा भी रह सकता है। तो यानी आपकी पहली टर्म आई होंगी 1 2 3 अप टू m के बाद आई होंगी m+1 m+2 और फिर लास्ट कौन सी आई होंगी आपके लिए n टर्म आई होगी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मॉड ऑफ 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू यहाँ पे एक वैल्यू क्या आएंगी 1/m फैक्टोरियल आएगी। m के बाद क्या वैल्यू आएंगी m+1 फैक्टोरियल आएंगे, उसके बाद क्या आएंगे m+2 फैक्टोरियल आएंगे, ऐसा आते जाएगा और लास्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आएंगी n फैक्टोरियल आएंगी। समझा, क्योंकि n यहाँ पे m से बड़ा है, मतलब n की वैल्यू m से ज्यादा आएंगी।
आएगी। अगर पकड़ लो n है 7, m है 5, तो m और n के बीच में अभी भी एक और टर्म आ रही है, कौन सी? 6 आ रही है। उसी तरीके से हम लोग बता रहे कि इनके बीच में m और n के बीच में अभी और ज्यादा की टर्म्स आ सकती है। यहाँ पे एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी हो रही है। क्या सब्ट्रैक्ट हो रही है? 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू 1/m फैक्टोरियल आ रही है। अब आप देखिए 1 से लेके m फैक्टोरियल तक वैल्यू है प्लस में, 1 से लेके m फैक्टोरियल तक की वैल्यू है माइनस में, तो प्लस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे कैंसल। तो क्या है बची यहाँ पे वैल्यू? 1/m प्लस 1 फैक्टोरियल 1/m प्लस 2 फैक्टोरियल अप टू लास्ट बचा 1/n फैक्टोरियल। बचा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में आज तक? अब आप बताइए एम एन, यहां पे हम क्या लेते हैं? नेचुरल नंबर लेते हैं। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव आ सकते क्या? नहीं आ सकती। तो यहाँ पे ये जितनी वैल्यूज है इनमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या? नहीं आ सकते। तो यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं 1/m प्लस 1 फैक्टोरियल 1/m प्लस 2 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि इस टाइप से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि n फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा या तो बड़ी होती है, इक्वल होती है 2 के पावर n माइनस 1 से। प्लीज फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू को कर लो याद। क्या याद करना है? n फैक्टोरियल हमेशा या तो बड़ा होता है या इक्वल होता है 2 के पावर n माइनस 1 से। रख के देख लो, अगर n की वैल्यू में 1 रखो तो क्या हो जाएगा? 1 का फैक्टोरियल जो होता है 1, 2 का पावर n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 यानी 2 का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 क्या आता? 1। दोनों वैल्यू कैसी आ गई? इक्वल। n के जगह रख के देखो 2, क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 आ जाएगा 2। यहाँ पे 2 का पावर 2 माइनस 1 यानी 2 का पावर 1 आ गया 2। दोनों कैसे आ रही? इक्वल। n के जगह 3 रख के देखो तो आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। कैसे निकालेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6। यहाँ पे क्या आएगा? 2 का पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो आप देख रहे 6 बड़ा है 4 से, यानी 3 फैक्टोरियल बड़ा आएगा 2 का पावर 3 माइनस 1 से। तो आपको ये याद रखना है हमेशा n फैक्टोरियल जो होता है वो कैसा आता है? या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू कौन सी वैल्यू से? 2 टू द पावर n माइनस 1 से आता है। तो अगर मैं इसका उल्टा ले लूं, इसका रेसिप्रोकल ले लूं, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता क्या? देयरफॉर जो आपका n फैक्टोरियल का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/n फैक्टोरियल। ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल 1/2 टू द पावर n माइनस 1 बोल सकता है ऐसा। समझा पक्के में? याद है ना सब लोगों को? यहाँ पे n फैक्टोरियल जैसा था वैसा ही देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू जैसा था वैसा यहाँ पे n फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन में साइड चेंज करूंगा तो कहाँ पे चला जाएगा? डिवीजन में। 2 टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन में साइड चेंज करूंगा तो कहाँ पे चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या बचा है? 1 बचा, यानी 1 का पावर 2n माइनस 1 ये हमेशा बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा 1/n फैक्टोरियल से रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो हम इसको ऐसा लिख सकते क्या? ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू रहेंगी किसके साथ? ये हो जाएगा 1/2 का पावर n माइनस 1, m प्लस 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा? m प्लस 1/n फैक्टोरियल के जगह 2 टू द पावर n माइनस 1, n के जगह क्या है? m प्लस 2, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो आ जाएगा m प्लस 1। ऐसा आते जाएंगे और लास्ट वैल्यू क्या आएंगे? 1/n फैक्टोरियल के बजाय 2 टू द पावर n माइनस 1। रीजन क्या आएगा? हम लोगों ने अभी देखा जो n फैक्टोरियल होता है वो बड़ा रहता है या इक्वल रहता है 2 के पावर n माइनस 1 से। इसका मतलब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं तो 1/n फैक्टोरियल जो है ये छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा 1/2 टू द पावर n माइनस
1 से रहेगा। मेरे को लेस देन एप्सिलॉन दिखाने की कोशिश करना पड़ता है, तो मैं बोल रहा हूं अगर डिवीजन में किसी के फैक्टोरियल वाली टर्म है तो मैं उसको लेस देन इक्वल टू लिख सकता हूं, किसके साथ, ऐसी वैल्यू जिसके डिवीजन में 2 का पावर n माइनस वन है। अब पहले देखो n के जगह पहले केस में क्या है, m प्लस वन, तो यहाँ पे 2 के पावर में n माइनस वन के जगह क्या आएगा, m प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो क्या आएंगी वैल्यू m आएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, प्लीज इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली लीजिएगा नहीं। समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है 2 का पावर m, अगली टर्म आ रही है 2 का पावर m प्लस वन, उसके बाद आएंगे 2 का पावर m प्लस टू, उसके बाद आएंगे 2 का पावर m प्लस थ्री, आते जा रही। तो आपको एक चीज दिख रहा है, सब में 2 का पावर m तो सेम रहने वाला है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता है कि लेस देन इक्वल रहेगा 1/2 के पावर m को मैं निकाल लेता हूं यहां से बाहर, पूरा 1/2 का पावर m बाहर निकल गया तो बचेगा 1, प्लस 1 यहां से 2 का पावर m बाहर निकला तो क्या बचेगा 2 का पावर 1, यहां से 1/2 का पावर m बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 का स्क्वायर, यहां से 2 का पावर m कॉमन निकला तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 का पावर 3, ऐसा बचेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ऐसा होते जाएगा। कब तक, जब तक आप लास्ट टर्म में नहीं पहुंचते। लास्ट टर्म क्या है 1/2 का पावर n माइनस वन है। मेरे को यहाँ पे डिवीजन से 2 का पावर m बाहर निकालना है, यहाँ पे डिवीजन में 2 का पावर m है क्या, नहीं, तो मैं क्या करूंगा 2 के पावर m से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा, डिनोमिनेटर को कर दूंगा। तो चलिए 2 का पावर m को मैंने निकाल लिया बाहर। अब ये क्या होगा a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, क्या रहता है a टू द पावर m माइनस n, तो हो जाएगा 2 का पावर n माइनस m माइनस वन। कैसे आया समझा। अगर यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है तो आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऐसा लिख दो 2 के पावर m से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1/2 का पावर m आपने निकाल लिया बाहर। यहाँ पे प्लस 2 का पावर m है, नीचे जाएगा तो 2 टू द पावर n माइनस वन था, फिर 2 का पावर माइनस m हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या होता है a टू द पावर m प्लस n, तो आएगा n माइनस वन माइनस m, तो आ गया n माइनस m माइनस वन आ गया। ये कोई जानी पहचानी हुई सीक्वेंस दिख रही है क्या, दिख रही है। ये हमको कौन से टाइप की दिख रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है। पहली टर्म है 1, तो फर्स्ट टर्म हो गई 1, अगली टर्म कैसे मिली, पिछली टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद वाली 1/2 को अगर फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1/2 का स्क्वायर, इसको अगर फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1/2 का क्यूब आ रहा है। मतलब आपको यहाँ पे कौन सी प्रोग्रेशन मिल रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल रही है, जहां पे फर्स्ट टर्म क्या है 1 है और आपका कॉमन रेशियो कितना है 1/2 है पक्के में। तो आपको याद है अगर हमने ऐसा लिखा था, अगर a है a r है a r का स्क्वायर है a r का क्यूब है अप टू a r का पावर n माइनस वन, जब भी इस टाइप के आपको इक्वेशन मिलती है तो इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या रहता है आंसर, a इंटू वन माइनस आर का पावर n अपॉन वन माइनस आर। याद है, पढ़े थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, याद है सब लोगों को कि भूल गए, प्लीज भूलिएगा नहीं। तो मैं अगर ये रेशियो को सॉल्व करता हूं तो ये रेशियो मेरा इक्वल रहेगा कैसे, 1/2 का पावर m इंटू a की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो आ गया a इंटू 1 माइनस आर का पावर n, तो आ गया 1 माइनस आर क्या रहता, जो रेशियो बना रहे आप, कौन सा है हमारा कॉमन रेशियो 1/2, क्योंकि आप हर एक टर्म को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है, तो आ गया 1/2 का पावर n है। n में कौन सा रहता है, लास्ट टर्म देखना पड़ता है, आर का पावर n माइनस वन, तो माइनस वन को छोड़ के जो ही पावर बचे, माइनस वन को छोड़ के क्या पावर बचा n माइनस m, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का पावर n माइनस m, और ये वैल्यू डिवाइड हो जाएंगे कैसे 1 माइनस आर से, तो 1 माइनस आर की वैल्यू है 1/2। याद रखना आर होता है यहाँ पे कॉमन रेशियो, ए होता है यहाँ पे
फर्स्ट टर्म और इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पढ़े होंगे आप लोगों ने 9th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एक आएगा क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। समझा पक्के में? किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू यहाँ से। तो यहाँ से आपको मिला 1/2 का पावर। अब देखिए यहाँ पे 1 में से 1/2 गया तो क्या बचेगा 1/2। 1/2 का पावर m डिवाइड होगा 1/2 से, तो क्या मिलेगा 1/2 का पावर m-1। समझा ना? 1/2 का पावर m था, ये डिवाइड हो रहा है 1/2 से। 2 कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे चले जाएगा? न्यूमरेटर में आएगा। 2/2 का पावर m आएगा तो ऊपर से 2 को नीचे लेके आता है 2 का पावर -1। जब भी साइड चेंज करो तो आपका न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में डाल तो आपका नंबर चेंज होता, तो पावर आ गया -1। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर m क्या आता है? ए टू द पावर m प्लस n यानी m-1। आता होगा ऐसा कैलकुलेशन बेसिक वाला करना, तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। और देखिए यहाँ पे आप ये वाले इसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या? ये तो हम आगे कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे लिखो 1 - 1/2 का पावर n माइनस m। 1 - 1/2 का पावर n माइनस m। चलिए अब इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1/2 का पावर m-1। फिर उसके बाद कौन सा साइन है? माइनस। फिर 1/2 का पावर m-1 मल्टीप्लाई होगा कैसे? 1/2 के पावर n-1 से, क्योंकि 1 का कोई भी पावर क्या आता है आंसर 1। डिवीजन में 2 का पावर आ गया n-1। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या आता है? a टू द पावर m प्लस n, तो आएगा m-1 प्लस n-m प्लस m-m कैंसिल होता है 1/2 का पावर m-1 माइनस 1/2 का पावर n-1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आपको अगर याद हो ये वाली वैल्यू हमको कब मिल रही है? जब हमने सॉल्व किया है मॉड ऑफ fn माइनस fm। हमको चाहिए ये वाली वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन है, लेकिन देखो यहाँ पे m भी दिख रहा है, n भी दिख रहा है। हम जब भी इसको सॉल्व करते हैं हम क्या कोशिश करते हैं हमको सिर्फ और सिर्फ m दिखे। तो चलिए हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे इसको कि ये जो वैल्यू ये पक्के में हमेशा लेस रहेंगी किससे? 1/2 के पावर m-1 से रहेगी। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक है, 5 में से 2 गया, कितना आया? 3 आया। मैं कह रहा हूं कि ये वाली वैल्यू जो भी इसका आंसर आएगा ये हमेशा छोटा रहेगा 5 से। मतलब यहाँ पे देखो आंसर क्या आया? 3 आया। ये हमेशा छोटा रहेगा 5 से। क्यों? यहाँ पे देखो पहली वाली टर्म में से आप दूसरी टर्म को क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। आपको बड़ा आंसर कब मिलेगा? जब आप किसी भी टर्म को सब्ट्रैक्ट ना करें, है ना? यानी यहाँ पे मैं n-1 वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट ही नहीं करूं तो मेरे को ये रेशियो मैक्सिमम मिल सकता है। तो ये वैल्यू हमेशा लेस रहेंगी किससे? 1/2 टू द पावर m-1 से। समझ रहा है? अरे एक नंबर है 10, ठीक है। अब अगर मैं 10 में से एक छोटा सा नंबर भी सब्ट्रैक्ट कर दूं, 10 में से 1 भी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 में से अगर मैं 2 भी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अगर आप एक नंबर में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट ना करें तो आपको बड़ा नंबर मिलेगा। यानी ये जो नंबर है हमेशा छोटा रहेगा किससे? 1/2 टू द पावर m-1 से। क्यों? यहाँ पे वैल्यू सब्ट्रैक्ट होने के बाद मिल रही, यहाँ पे वैल्यू बिना कुछ सब्ट्रैक्ट हुए मिल रही है ना? पक्के में समझ रहा है? सच में समझ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? कैसे निकाले वाली वैल्यू को? अरे समझा सच में? तो ये वैल्यू हमेशा किससे कम रहेंगे? 1/2 टू द पावर m-1 से। अब ले लो कि ये लेस है एप्सिलॉन से। अब बताइए लेस देन एप्सिलॉन कब आएगा? दैट इज इफ कब? जब यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में उधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो 1/एप्सिलॉन इज लेस देन 2 टू द पावर m-1। समझा? ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा, डिवीजन में उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। दैट इज इफ यहाँ पे देखो 2 का पावर m-1 ये ग्रेटर है 1/एप्सिलॉन। मैं ऐसा बोल सकता है क्या? बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता है ऐसा? आपने लिखे 1/एप्सिलॉन छोटा है 2 के पावर m-1 से। आप लेफ्ट से राइट रीड कर रहे थे, अब उल्टा रीड करो, राइट से लेफ्ट रीड करो तो क्या आएगा? 2 का पावर m-1 ये बड़ा है 1/एप्सिलॉन।
से। हमको तो m के साथ रिलेशन चाहिए थी, क्योंकि हमको m बताना पड़ेगा ना, कौन सा नंबर है, m की वैल्यू बताना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे log ले लेंगे। अगर मैं log लू तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक मिनट, अगर मैं log लू तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दैट इज इफ log ऑफ 2 का पावर m माइनस 1, ये बड़ा आ जाए, log ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन से, log m टू द पावर n क्या रहता है, n log m, तो आ जाएगा दैट इज इफ m माइनस 1, दैट इज इफ m माइनस 1 इंटू log 2, ये बड़ा आ जाए log ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन से। हमको m की वैल्यू चाहिए तो दैट इज इफ m माइनस 1, ये बड़ा आ जाए, यहाँ पे log 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा डिवीजन में, तो आ जाएगा log ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log 2, यहाँ पे माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, दैट इज इफ m ये बड़ा आ जाए 1 प्लस log ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log 2 से। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा? आपको m के बीच में रिलेशन निकालना है, m और एप्सिलॉन के बीच में। अब देखो मेरा जो m है ये बड़ा आना चाहिए इस वैल्यू से, आना चाहिए, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। देखिए मेरा क्या बना है यहाँ पे वैल्यू, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मेरे को क्या मिला, पहले लिख दो m को थ्योरेटिकली भी, लेट m be a natural, let m be a natural number greater than, क्या थी वैल्यू, 1 प्लस log ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log 2 थी। इस वैल्यू से अगर आपकी वैल्यू बड़ी है तो वाला स्टेटमेंट आपके लिए हो जाएगा ट्रू, हो जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m, m क्या है, एक नेचुरल नंबर है, किस तरीके से, सच दैट कि जब आप मॉड की वैल्यू निकालते किसकी, fn माइनस fm, तो वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन एप्सिलॉन आ रही है, किसके लिए, फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। और आपको अगर याद हो तो यही काय की डेफिनेशन है आपकी कॉची सीक्वेंस की, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर सीक्वेंस fn इज अ कॉची सीक्वेंस, कॉची में c बड़ा आता है, ठीक है, कॉची सीक्वेंस आएगा। और एक चीज बताइए, अगर fn कॉची सीक्वेंस है मतलब इसका मतलब क्या होता है, आपकी सीक्वेंस कैसे आएंगी, कन्वर्जेंट आएंगी, कौन सी डेफिनेशन से, देयरफॉर बाय कॉचीज क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस, आप लिख सकते सीक्वेंस fn इज कन्वर्जेंट। याद है, अगर एक सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगी, अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉची सीक्वेंस होगी। पढ़े थे हम लोगों ने ये चीज, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब आप शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। लिख लीजिए इसके भी आप मोनोटोनिक की डेफिनेशन वगैरह। सीक्वेंस fn is said to be monotonically increasing if f of n plus 1 ये ग्रेटर देन या इक्वल आता है f of n से फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n एंड monotonically
डिक्रीजिंग कब? जब एफ ऑफ एन प्लस वन ये लेस देन इक्वल आता है एफ ऑफ एन से, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। तो चलिए अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी होती है? जहां पे आपकी जो अगली टर्म होती है वो आपकी पिछली टर्म से या तो इक्वल है या तो ग्रेटर है। जैसे मैं आपको दे दूं एक सीक्वेंस एन का स्क्वायर, बताइए यहाँ पे पहले एन क्या है? यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो एन की वैल्यू कहाँ से शुरू होंगी? 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो पहले आएगा वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर होता है वन, तो फर्स्ट टर्म होगी इस सीक्वेंस की वन। दूसरा आएगा टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर। तीसरा आएगा थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन। चौथा आएगा फोर का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर 16 एंड सो। अब देखो जो फर्स्ट टर्म है वो छोटी है सेकेंड टर्म से, जो सेकेंड टर्म है वो छोटी है थर्ड टर्म से, और जो थर्ड टर्म है वो छोटी है फोर्थ टर्म से। मतलब जो भी n प्लस वन वाली टर्म वो बड़ी है n वाली टर्म से। बोल सकता मैं, देखो जब मैंने n की वैल्यू लिया वन, तो यहाँ पे क्या आएगा? एफ ऑफ n प्लस वन, वन प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ वन। दोनों के बीच में रिलेशन देखो, एफ टू बड़ा है एफ वन से, है। तो जो भी नेक्स्ट टर्म है वो अगर पिछली टर्म से इक्वल आया ग्रेटर आया तो ये क्या होती है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर मैं सीक्वेंस कुछ इस तरीके से लिख दूं वन अपॉन एन, तो देखो फर्स्ट टर्म क्या आएंगी? वन अपॉन एन, एन की जगह वन डालो, वन अपॉन वन वन। एन की जगह टू डालो तो आएगा वन अपॉन टू, एन की जगह थ्री डालता आएगा वन अपॉन थ्री, एन की जगह फोर डालता आएगा वन अपॉन फोर एंड सो ऑन आएगा। देखो फर्स्ट टर्म बड़ी है सेकेंड टर्म से, वन बड़ा है वन बाय टू से, वन बाय टू बड़ा है वन बाय थ्री से, वन बाय थ्री बड़ा है वन बाय फोर से। तो जो भी अगली टर्म है वो छोटी है पिछली टर्म से। F2 छोटा है F1 से, F3 छोटा है F2 से, F4 छोटा है F3 से। तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो याद रहेगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होता है? जब अगली टर्म जो आ रही है सीक्वेंस की वो बड़ी आती जाए पिछली टर्म से, तो हो जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर जो अगली टर्म है सीक्वेंस की वो छोटी आए तो हो जाएगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और ये चीज ट्रू रहनी चाहिए हर एक टर्म के लिए। ऐसा ना हो कि आपने ऐसा लिख दिया कि अगर मैंने एक टर्म ले लिया, सीक्वेंस ले लिया माइनस वन का पावर है, ले लिया, तो बताओ पहले n के जगह वन रखो, माइनस वन का पावर वन क्या आएगा? माइनस वन। माइनस वन का पावर टू रखो तो क्या आएगा? प्लस वन। माइनस वन का पावर थ्री रखो तो क्या आएगा? माइनस वन। माइनस वन का पावर फोर रखो तो आएगा प्लस वन। ऐसा चलते जाएगा। तो देखो यहाँ पे एफ वन माइनस वन है, एफ टू वन है, वन बड़ा है माइनस वन से, तो सेकेंड टर्म बड़ी है फर्स्ट टर्म से। लेकिन फिर से देखो फिर क्या आ रहा? माइनस वन और वन, फिर से माइनस वन छोटा है वन से, यानी थर्ड टर्म छोटी है। जैसे एफ वन हो गया, एफ टू हो गया, एफ थ्री हो गया। माइनस वन बड़ा है वन से, यानी एफ वन जो है छोटा आ गया किससे? एफ टू से आ गया। माइनस वन क्योंकि छोटा है वन से, तो आप बोल सकते हैं एफ वन छोटा है एफ टू से। फिर से देखो वन और माइनस वन के बीच में वन बड़ा है माइनस वन से, वन का की वैल्यू थी एफ टू की, तो एफ टू बड़ा आ गया किससे? एफ थ्री से। तो यहाँ पे सेम चीज चल रहा क्या? नहीं, दूसरी टर्म बड़ी है पहली टर्म से, बट दूसरी टर्म छोटी है तीसरी टर्म से, तो कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। तो इस टाइप की सीक्वेंस को आप मोनोटोनिक बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो मोनोटोनिक होने के लिए हर एक टर्म का ये रूल फॉलो करना कंपलसरी होता है। याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके ऊपर का क्वेश्चन। जैसे एवरी मोनोटोनिकली
इंक्रीजिंग sequence which is bounded above converges to its least upper बाउंड। क्या कह रहा है? हर एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो बाउंडेड हो अबव, है ना, यानी जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो, वो क्या कन्वर्ज करेंगे? उसके लीस्ट अपर बाउंड, यानी मिनिमम ऐसी वैल्यू जिससे सब वैल्यूज लीस्ट आए। पहला पॉइंट याद रखेंगे, हर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव होंगे वो कन्वर्ज करेंगे किसको? उसके लीस्ट अपर बाउंड करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सेकेंड, every monotonically decreasing sequence which is bounded below converges to its greatest lower bound। फिर क्या बोल रहा है आपका? अच्छा याद रखना, लीस्ट अपर बाउंड बोलूं चाहे सुप्रीमम वाली वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू रहती थी वो, और चाहे मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालू, चाहे जो मैं इन्फीमम बोलते थे हम जिसको, याद है ना आप लोगों को? तो वो याद रखिएगा। आपको अपन लोगों ने जब पहला लेक्चर देखा था तब आपको बताया था मैंने लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या होता है, और लीस्ट अपर बाउंड का भी मतलब आपको समझ रहा होगा। अगर मेरे को कहीं पे मिल रहा है कि मेरी सीक्वेंस वाली टर्म की जो भी वैल्यू है वो अगर आ रही है लेस देन या इक्वल टू 1, ऐसा आ रहा है कि मेरी जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी तो नहीं हो सकती, है ना, तो जो वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती वो 2 से बड़ी हो सकती, क्या नहीं हो सकती? तो हम बोल सकते हैं वैल्यू लेस देन 2 रहेंगी, ये वैल्यू लेस देन 3 रहेंगी। तो हम किसको कन्वर्ज कर रहे हैं, किस कैसे निकालते हैं? उसके लीस्ट अपर बाउंड से, यानी सबसे छोटी वैल्यू जो पूरे वैल्यूज को कवर कर ले। जैसे मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप बोल रहे हैं आपकी जो इक्वेशन है वो लेस देन इक्वल रहेंगी 1 से, लेस देन 2 भी है, लेस देन 3 भी है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर जिससे आपकी पूरी टर्म्स कवर हो जाए वो कौन सा है? 1। चाहे मैं लेस देन इक्वल टू 1 लिखूं, चाहे लेस देन 2 लिखूं, चाहे लेस देन 3 लिखूं, क्या लिखने से मेरा काम हो जाएगा? सबसे छोटा नंबर लिखने से, लेस देन 1 लिखने से काम हो जाएगा। तो ये होगा मेरे लिए लीस्ट अपर बाउंड, हो गया। अब अगर मैं बोल रहा हूं कोई टर्म ऐसी है कि वो हमेशा 0 से लेस देन या इक्वल रहेगी, यानी 0 जो भी टर्म है वो x जो है वो लेस देन इक्वल, यानी 0 जो है लेस देन इक्वल है x से, मतलब x हमेशा 0 से बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा। अगर x 0 से बड़ा है मतलब -1 से भी बड़ा होगा, -2 से भी बड़ा होगा, लेकिन हमको -1 -2 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, ये भी लोअर बाउंड है ना। अगर कोई वैल्यू 0 से बड़ी है तो पक्के में -1 -2 से ही बड़ी है, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा वाला लोअर बाउंड लिखते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना, मतलब याद है ना नेगेटिव टर्म्स में 0 -1 -2 1 2 नंबर लाइन में जब भी आप राइट हैंड साइड मूव करते तो वैल्यू बड़ी मिलती है, मिलती है। तो मैं बोल रहा हूं कोई भी वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, मेरी जो सीक्वेंस है वो 0 और 1 के बीच में आ रही है, ये है मेरी सीक्वेंस की रेंज। किसके बीच में आ रही है? 0 और 1 के बीच में आ रही है। तब आप एक चीज बताओ, 0 इसके लिए मेरा क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना। ये 0 जो है 0 से और छोटी वैल्यूज भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आपका x 0 से बड़ा है या इक्वल है, यानी आपका x -1 से ही बड़ा है, -2 से भी बड़ा है, लेकिन मेरे को -1 -2 ∞ तक जाने की जरूरत है क्या? नहीं। मैं अगर बोल दूं कि कोई वैल्यू 0 से बड़ी है या इक्वल है तो नेचुरली ये पूरी टर्म्स भी कवर हो जाती है, मेरे को ये सब लिखने की जरूरत है क्या? नहीं।
क्योंकि अगर कोई वैल्यू जीरो से बड़ी है तो पक्के में -1 -2 से भी बड़ी आएगी। तो मैं इसको बोलता हूँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलता हूँ। अब सेम कंसेप्ट आप अपर बाउंड के लिए लगाओ। एक वैल्यू x की क्या है, x या तो लेस देन है या तो इक्वल है 1 से, है। अगर x 1 से छोटा है तो पक्के में 2 से भी छोटा होगा, पक्के में 3 से भी छोटा होगा, पक्के में इंफिनिटी से भी छोटा होगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, मेरे को x लेस देन 2 लेस देन 3 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर मैं सिर्फ लिख दूं x इज लेस देन इक्वल टू 1 तो भी मेरी सीक्वेंस में बता सकता हूं। तो ये हो गया मेरे लिए लीस्ट अपर बाउंड। याद रखेंगे लीस्ट अपर बाउंड वगैरह, कंफ्यूज मत होना। तो जो भी आपको सीक्वेंस का ऐसा एंड पॉइंट मिलता है, कौन सा, जो सीक्वेंस में सबसे छोटी वैल्यू मिलती है। जैसे अगर आपकी सीक्वेंस कभी ऐसी दी हुई है आपको 1/n वाली, n के जगह 1 रखूंगा तो आ जाएगा 1, फिर n के जगह 2 रखूंगा तो आ जाएगा 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, ऐसा आते जाएगा। आखिर में क्या आएगा? 1/infinity। 1/infinity क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। तो आपकी पूरी वैल्यू किससे किसके बीच में है? 1 और 0 के बीच में। तो यहाँ पे एक नंबर कहां से कहां तक आ सकता है? आप 0 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, जितनी टर्म है 1/2, 1/3, 1/4, पूरी वैल्यूज इनके बीच में आने वाली है। तो जो छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, ये होता है हमारे लिए लोअर बाउंड। लोअर बाउंड को हम कौन सा बोलते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है वो 0 या 0 से बड़ी आएंगी। अगर कोई वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो -1 से भी बड़ी होंगी, -2 से भी बड़ी होंगी। लेकिन हम यहाँ पे छोटे वाले नंबर लिखते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम छोटे नंबर नहीं लिखते करके हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं। सेम लॉजिक लगा, ये वाले जो पूरी सीक्वेंस के टर्म है ये 1 से इक्वल या 1 से छोटे हैं। अगर 1 से छोटे हैं तो 2 से भी छोटे होंगे, 3 से भी छोटे होंगे। लेकिन मैं 2 और 3 ये बड़े नंबर लिखूंगा क्या? नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरा लेस देन इक्वल टू 1 लिखने में भी काम जम रहा है। तो लेस देन इक्वल टू 1 लिखने में भी अगर काम जम रहा है मतलब बड़े नंबर नहीं लिखना है। तो ये क्या हो गया? लीस्ट अपर बाउंड। यानी इससे बड़े नंबर भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं लीस्ट नंबर लिख रहा हूं। सेम चीज मैं यहाँ पे 0 के बजाय -1 -2 भी लिख सकता हूँ, यानी और छोटे नंबर भी लिख सकता हूँ। लेकिन मैं छोटे नंबर लिख रहा हूँ क्या? नहीं, करके मैं बोलता हूँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। समझा पक्के में? तो लीस्ट होता है, अपर बाउंड में लीस्ट लगाते हैं, लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट लगाते हैं। याद रहेगा पक्के में? नेक्स्ट, necessary and sufficient condition for a monotonic sequence to be convergent is that it is बाउंडेड। अब आपको अगर कभी भी दिखाना है कि आपकी कोई सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो आप क्या दिखा दो? कि वो सीक्वेंस मोनोटोनिक है साथ साथ बाउंडेड है। तो आप बोल सकते, कोई अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो बाउंडेड भी है, तो आप क्या बोल सकते हो? वो कैसे हो जाएंगी? कन्वर्जेंट हो जाएंगी, हो जाएगी। समझ रहा है? तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है मोनोटोनिक सीक्वेंस के लिए कन्वर्जेंट होने के लिए? कि वो क्या होनी चाहिए? बाउंडेड होनी चाहिए। याद रहेगा? ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाँ, ये आपको याद होने चाहिए। एवरी monotonically increasing sequence which is not bounded above diverges to infinity. Every monotonically decreasing sequence
which is not bounded below diverges to माइनस इन्फिनिटी। समझो, अगर एक सीक्वेंस है n का स्क्वायर तो क्या आएंगी वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। n कहां तक जा सकता, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी कहां तक जा सकता, इन्फिनिटी तक। यानी अगली टर्म किस पे जाके डाइवर्ज करेंगी, इन्फिनिटी की ओर जाके डाइवर्ज करेंगे। अगर एक टर्म है माइनस एन का स्क्वायर तो क्या आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर 4, माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर 9, माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पे माइनस 1 आ गया, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर माइनस 4, उससे छोटा नंबर माइनस 9, उससे छोटा नंबर माइनस 16। टर्म सीधी सीधी क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। और एंड कहां पे जाके करेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी पे जाके करेंगे। तो आपको एक चीज याद रखना है, अगर कोई भी ऐसी टर्म है इस पे देखो 1 4 9 6, ये ऊपर कहां तक जा सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी। तो मेरे को इसका अपर लिमिट, अपर बाउंड मालूम है क्या, नहीं। तो एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड अबव, यानी अपर बाउंड आपको नहीं मालूम तो डाइवर्ज कहां तक करेंगे, इन्फिनिटी तक करेंगे। एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब -1 था, छोटा और हुआ तो -4, उसके बाद और छोटी वैल्यू -9, उसके बाद और छोटी वैल्यू -16। सबसे छोटी वैल्यू मेरे को मालूम है क्या, नहीं मालूम, और ये माइनस साइन में और बढ़ते जा रही है और बढ़ते जा रही है ना। तो एंड कहां पे करेंगे, माइनस इन्फिनिटी पे। तो डाइवर्ज कहां पे होगा, माइनस इन्फिनिटी पे होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस either converges to its supremum यानी लीस्ट अपर बाउंड और डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो हमको इससे समझ में आ गया कि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो या तो कन्वर्ज करेंगे लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमन में, या तो डाइवर्ज करें। और एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस either converges to its infimum यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। देखो पिछले आपने क्वेश्चन देखा था मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये थी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस माइनस एन स्क्वायर वाली, -1 -4 -9 -16 कहां तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी तक। तो अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या तो डाइवर्ज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी तक, या तो ये भी देखो 1/2 से छोटा 1, फिर से छोटा 1/3, फिर से छोटा 1/4 है ना। तो 1 से छोटा 1/2, 1/2 से छोटा 1/3, 1/3 से छोटा 1/4। तो एक ऐसी सीक्वेंस हो गई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये हो गया इसका सबसे बड़ी वैल्यू यानी सुप्रीमम, ये हो गया सबसे छोटी वैल्यू यानी इन्फीमम। तो यहाँ पे अगर आप लगाओगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n से, तो 1/∞ कितना आएगा, 0 आएगा। यानी ये जो टर्म है किस पे जाके कन्वर्ज करेंगी, 0 पे, और 0 इसके लिए क्या है, इन्फीमम। इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है कि एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस या तो कन्वर्ज करेंगी इन्फीमम जो होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या तो डाइवर्ज करेंगी माइनस इन्फिनिटी तक। और सेम चीज होती है आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए, वो कन्वर्ज करेंगे या तो सुप्रीमम यानी जो लीस्ट अपर बाउंड होता है, या तो डाइवर्ज करेंगे प्लस
इन्फिनिटी तक करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए इस पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको। जैसे आपसे अगर बोल दिया कि प्रूव दैट द सीक्वेंस 2n minus 7 upon 3n plus 2 first is monotonically increasing, second is bounded, और third tends to the limit and it tends to the limit to by। आपको एक सीक्वेंस दे के रखा है और बोल रहा प्रूव करो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, बाउंडेड भी है और टेंड करता है इसका लिमिट। यानी अगर आप इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो आंसर क्या आता है 2/3 आता है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले इसको नाम देते हैं fn, तो लिखेंगे लेट fn क्या आएगा 2n minus 7 upon 3n plus 2। ये हो गया हमारे लिए सीक्वेंस fn। मतलब fn आपने ले लिया है 2n minus 7 upon 3n minus 2। आगे तो आप डायरेक्ट लेट fn इक्वल टू ये नंबर भी लिख सकते हैं, तो ऐसे सीक्वेंस लिखो फिर fn को ऐसा लिखो आएगा। पहले तो हमको दिखाना है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब आता, जब भी आपकी नेक्स्ट टर्म हमेशा या तो बड़ी आती है या इक्वल आती है आपकी पिछली टर्म से। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n आता है। तो चलिए अब हम निकालते हैं वैल्यू एफ ऑफ n+1 की। मतलब जहां जहां पे n है उसकी जगह रखो n+1, तो क्या आएगा 2 इंटू n के जगह आ गया n+1 माइनस 7 अपॉन 3 इंटू एन के जगह आ गया n+1 माइनस 2, तो 2 इंटू एन 2n प्लस 2 वन जार माइनस 7 अपॉन 3 इंटू एन 3n प्लस 3 वन जार माइनस 2, तो क्या 2n प्लस 2 माइनस 7 कितना आया -5 अपॉन 3n, 3 में से 2 गया तो बचा 1। ये आ गई वैल्यू f ऑफ n+1। अब बताओ अगर f ऑफ n+1 ये बड़ा हो या इक्वल हो f ऑफ n से, तो जब मैं इनके बीच का सब्ट्रैक्शन लूंगा तो वैल्यू कैसे मिलनी चाहिए मेरे को, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलनी चाहिए, है ना। यहाँ पे प्लस fn मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट fn ऑन बोथ साइड, यहाँ से भी fn सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे भी fn सब्ट्रैक्ट होगा, तो आएगा f ऑफ n+1 माइनस fn इज ग्रेटर देन इक्वल टू fn में से fn गया तो 0। अब ये दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो, तो हम निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू, therefore f ऑफ n+1 माइनस fn की। f ऑफ n+1 क्या है वैल्यू 2n माइनस 5 अपॉन 3n+1, इसको सब्ट्रैक्ट करो किससे fn से, 2n माइनस 7 अपॉन 3n माइनस 2 क्रॉस करो, 2n माइनस 5 ये जाके मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ 3n माइनस 2 के साथ, कौन सा साइन है माइनस, 2n माइनस 7 इससे जाके मल्टीप्लाई होंगे कौन 3n प्लस 1, और डिवीजन में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 3n प्लस 1 इंटू 3n माइनस 2। ब्रैकेट को कीजिए ओपन, बताइए क्या आएगा आंसर। तो यहाँ पे आएगा पहले 2n जाके मल्टीप्लाई होगा 3n से, तो 3 2 जार 6 n इंटू n n स्क्वायर, उसके बाद प्लस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जार 4n, फिर -5 मल्टीप्लाई होगा 3n से तो आएगा -15 n माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 जार 10 आएगा, कौन सा साइन है माइनस। फिर से 2n मल्टीप्लाई होगा 3n से, 3 2 जार 6 n इंटू n n स्क्वायर प्लस 2n इंटू 1 2n, -7 मल्टीप्लाई होगा 3n से तो माइनस 3 7 जार 21n, -7 इंटू 1 कितना हो जाएगा -7 डिवाइड बाय, यहाँ पे नीचे क्या है वैल्यू 3n प्लस 1 इंटू 3n माइनस 2 आएगा, कोई भी दिक्कत।
कोई भी डाउट? अब हमें करना है इसको सॉल्व। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? 6n² माइनस 4 माइनस 15 कितना आ जाएगा? -19 n + 10 -6n²। 2n में से 21n गया तो कितना आएगा? -19 माइनस इंटू माइनस प्लस 19n माइनस इंटू माइनस प्लस 7 अपॉन 3n + 1 इंटू 3n - 2। कुछ कट रहा है? 6n² माइनस 6n² कैंसिल, प्लस 19 माइनस 19 कैंसिल, तो क्या है आंसर? 10 + 7 आ गया 17 अपॉन 3n + 1 इंटू 3n - 2। ये काय की वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई f ऑफ n + 1 माइनस f ऑफ n की। क्या है वैल्यू? 17 अपॉन 3n + 1 3n माइनस आ रहा है। n क्या है? नेचुरल नंबर है, तो n की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। n की जगह 1 रख के देखो, 3 × 1 3, 3 + 1 4, 3 × 1 3, 3 में से 2 गया 1, यानी ये हमेशा कैसा नंबर आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। तो आप लिखेंगे ये वाला नंबर जो है ये हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या आएगा? वाला नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों ग्रेटर देन 0 आएगा समझेगा? फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, क्योंकि n का सबसे छोटा नंबर क्या है? 1। मैंने n के जगह 1 रख के देखा तो आंसर आ रहा हो कैसा आ रहा? पॉजिटिव आ रहा। क्यों? 3 × 1 = 3, एक ही जगह पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है जहां पे नेगेटिव आ सकता है। 3 × 1 = 3, 3 में से 2 गया 1। यहाँ पे भी कैसा नंबर बन रहा है? पॉजिटिव बन रहा है। ये अगर पॉजिटिव है तो हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा। मतलब f ऑफ n + 1 माइनस fn ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तुम बोल सकते हैं f ऑफ n + 1, यहाँ पे -fn उधर गया तो +fn, ये हमेशा बड़ा रहेगा f ऑफ n से। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, मतलब जो भी अगली टर्म है वो पिछली टर्म से बड़ी आ रही है। जब भी आपकी अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी आती है तो सीक्वेंस कैसी होती है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। Therefore, sequence fn is monotonically increasing। पहला ये प्रूव करना था आपको, कर दिए। सेकेंड आपको प्रूव करना है ये कैसी है? बाउंडेड है। अब बाउंडेड कैसे प्रूव करेंगे? हमको इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए ये थी आपकी वैल्यू fn की। सीक्वेंस fn ऐसा था आपका, सीक्वेंस fn की वैल्यू ये थी आपकी सेकेंड पार्ट के लिए। चलिए बताइए, अगर मैं n के जगह रखता हूं 1 तो क्या आएगा? 2 × 1 = 2 -7 अपॉन 3 × 1 = 3 प्लस 2, तो 2 में से 7 गया था -5 अपॉन 3 + 2 5। कितनी आ रही वैल्यू? -1 आई। फिर n के जगह रख के देखो 2, तो 2 × 2 = 4 -7 अपॉन 3 × 2 = 6 प्लस 2, 4 में से 7 गया तो आ गया -3 अपॉन 6 + 2 आ जाएगा 8, तो अगली टर्म है -3/8। फिर n के जगह रख के देखो 3, n के जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 3 × 2 = 6 -7 अपॉन 3 × 3 = 9 प्लस 2, 6 में से 7 गया तो आएगा -1, 9 + 2 11, तो अगली टर्म हमारी -1/11 आते जा रही इस तरीके से सीक्वेंस। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर, इक्वेशन कैसी है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की है ना। तो जो सबसे पहली टर्म रहेंगी वो सबसे छोटी रहेंगी। याद है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होता है? f1 छोटा है f2 से, f2 छोटा है f3 से, f3 छोटा है f4 से, f4 छोटा है f5 से एंड सो ऑन। जो पहली टर्म रहती है वो सबसे छोटी रहती है, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -1 है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर आपकी जो fn की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन या इक्वल रहेंगी -1
1 से, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तो ये आपने आपका क्या निकाल दिया, इन्फीमम, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मैंने निकाल लिया। ठीक है कि आपकी वैल्यू -1 से तो छोटी कोई भी नहीं चाहिए। अब बड़ी कितनी आएंगी ये कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, न्यूमरेटर में क्या है 2n माइनस 7, डिनोमिनेटर में क्या है 3n प्लस, यहाँ पे आप n की कोई भी वैल्यू डालो, न्यूमरेटर हमेशा कैसा रहेगा, छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से रहेगा। मतलब न्यूमरेटर तो हमेशा छोटा ही आने वाला है आपका, किससे, डिनोमिनेटर से आने वाला है, क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा आएगा। तो आपका रेशियो आप कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर निकालते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितना आएगा, फिर हमेशा लेस देन 1 आएगा। समझा क्यों, यहाँ पे n की जगह आप कोई भी वैल्यू डाल के देखो, n की जगह मैंने 1 डाला तो 2 1 जार 2 माइनस 5, ये देखो ये छोटा आएगा किससे, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 में से 5 गया तो -3, हमेशा छोटा आएगा 5 से आएगा। तो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर हमेशा छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन उधर जाएगा डिवीजन में, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमेशा छोटा रहेगा किससे, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में डालते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 1 से आएगा। तो यानी आपका यहाँ पे रेशियो हमेशा किससे छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा। समझा पक्के में, सच में समझा। तो आप लिखेंगे सिंस द numerator of given sequence is always less than denominator for every n belongs to n, therefore this sequence fn will be always less than 1। मैं इक्वल टू 1 डाला हूं क्या अभी तक, नहीं, ये लेस देन 1 है, मैंने इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं आएगा ये प्रूव किया हूं क्या यहाँ पे, नहीं, मेरे को नहीं पता 1 आ सकता कि नहीं आ सकता, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि अगर इसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, है ना, तो हमेशा रेशियो हमेशा 1 से छोटा आएगा। अगर 5/6 मैंने रेशियो लिखा, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, देख लो हमेशा आप कोई भी नंबर लेके देख लो, अगर कभी भी न्यूमरेटर वाली वैल्यू छोटी आती है डिनोमिनेटर से, और न्यूमरेटर छोटा क्यों आ रहा, पहले तो देखो डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू एन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है 2 इंटू एन है। तो एन जैसे जैसे बढ़ेगा डिनोमिनेटर ज्यादा तेजी से बढ़ेगा एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर। दूसरा, डिनोमिनेटर में वैल्यू ऐड हो रही है, न्यूमरेटर में वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। याद रहेगा पक्के में। आपको अगर ऐसा थ्योरी नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप वैल्यू निकालो 1 माइनस एफ ऑफ एन की, क्या वैल्यू निकालो, मैं वो भी लिखाया था, या तो आप ऐसा देखो, जब भी आपको ऐसा दिखे ना एन के जगह इन्फिनिटी रख के देखो, तो फॉर्म बन रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अगर मैं इन्फिनिटी काट दूं तो लगभग वैल्यू क्या आती है 1। असल में इन्फिनिटी कभी कटता है क्या, नहीं, इनफाइनाइट वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन वो दोनों इतनी बड़ी है कि हम बोलते हो कट के नियरली रेशियो 1 आ जाएंगे, हम ऐसा बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको दिख रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है, तो मैंने निकालूंगा वैल्यू 1 माइनस एफ एन की, तो क्या आएगा 1 माइनस एफ एन की वैल्यू क्या थी 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2 आएगा, क्रॉस करो 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2, तो क्या आएंगी वैल्यू यहाँ पे 3n प्लस 2 माइनस 2n, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 अपॉन 3n प्लस 2, तो 3n में से 2n गया तो बचेगा n प्लस 7 प्लस 2 9 अपॉन 3n प्लस 2। यहाँ पे आप n की कोई भी वैल्यू डालो, n की जगह 1 डालो 2 डालो, ये वाली वैल्यू हमेशा कैसे आ रही, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0 आ रही। तो मैं बोल सकता देयरफॉर 1 माइनस एफ एन हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, दैट इज 1 हमेशा बड़ा रहेगा एफ एन से, दैट इज एफ एन ये हमेशा छोटा रहेगा 1 से। तो आपकी मर्जी है, आप या तो ये लाइन लिखो या तो ये
सॉल्व करके बताओ। दोनों में कंसेप्ट सेम लग रहा है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, करके वाली वैल्यू कभी भी 1 को टच कर सकती क्या? नहीं कर सकती। समझा? तो आपने इसकी अपर और लोअर लिमिट दोनों निकाल के रखा है। तो आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एन ये -1 से बड़ा है या इक्वल है, तो ये वैल्यू -1 या 1 से बड़ी है या इक्वल है, बट 1 से छोटी है। मतलब ये सीक्वेंस -1 से कभी छोटी नहीं हो सकती, 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती। आपने ऊपर से भी इतना ज्यादा नहीं हो सकता, नीचे से इतना कम नहीं हो सकता, दोनों बता दिए। मतलब क्या बता दिए? सीक्वेंस कैसी है? बाउंडेड। तो आपने देयरफॉर द सीक्वेंस एफ एन इज बाउंडेड। सेकेंड पार्ट भी निपटा दिया आपने इसका, बता दी कि कैसी है? बाउंडेड है। बाउंडेड कैसे बताते? इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती, यानी आपने अपर लोअर दोनों लिमिट बता दिया, तो वो कैसी हो जाती है? बाउंडेड। नेक्स्ट आपको बताना है कि लिमिट टेंड करती है 2/3 पे। कैसे चेंज? आपको बोलता है ऐसा दिया रहेगा टेंस टू लिमिट 2/3 या तो कन्वर्जेस टू 2/3। दोनों चीजें कैसे निकालते हैं हम लोग? हम लगाते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी क्वेश्चन पे हमारा, तो लगा दो। यहाँ पे लिखो थर्ड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हम लगा देंगे एफ एन पे, तो आएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एफ एन। एफ एन क्या था हमारे पास? ये है हमारा एफ एन है। अब देखो यहाँ पे n का सबसे बड़ा पावर 1, यहाँ पे भी n का सबसे बड़ा पावर 1। मैंने बताया था जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम आए तो आप हमेशा इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। क्या करो? डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n से, तो n कैंसिल, तो बचेगा 2 -7 डिवाइड हो जाएगा n से अपॉन 3n और डिवाइड बाय n कैंसिल, तो बचेगा 3 प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा n से। लगा दो लिमिट, 2 कांस्टेंट है, 2 पे लिमिट लगेगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं। -7 इंटू 1 अपॉन n, n की वैल्यू किसको टेंड कर रही? इन्फिनिटी को। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता? 0। 3 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता? 0। याद रखना, सिंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, इसकी वैल्यू क्या आती? 0। n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आता? 0। तो 2 -7 इंटू 0, 0 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 0, 0 का आई वैल्यू 2/3। ये प्रूव करना था। तो आपका लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है? लिमिट टेंस टू 2/3। और याद रखना है ना, आपकी ये वैल्यू जाके कन्वर्ज किस पे करेंगी? 2/3 पे, क्योंकि लिमिट जिस पे जाके कन्वर्ट करता है वही क्या होता है हमारे लिए? हमारा लिमिट जिस पे भी जाके आपके लिमिट की जो भी वैल्यू आती है उसी पे हमारा सीक्वेंस जाके करता है कन्वर्ज। याद है पक्के में? हम लिमिट की डेफिनेशन लिखते थे ना, मॉड ऑफ एफ एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन की वैल्यू आती है एल। एंड अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एल आ रहा है तो आपका ये एल पे जाके आपका सीक्वेंस क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। याद है पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को भी डाउट नहीं आ रहा होगा इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। प्रूव दैट द सीक्वेंस an where an की वैल्यू है 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू 1 अपॉन n फैक्टोरियल is convergent and that 2 is less than equals to limit n tends to infinity an which is less than equals to 3। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है ए एन। चलिए सॉल्यूशन हम लिखेंगे सबसे पहले सीक्वेंस ए एन। क्या दिया हुआ है? 1
प्लस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल अप टू 1/n का फैक्टोरियल। हमको प्रूव करना है ये कैसी है, कन्वर्जेंट है, और साथ साथ 2 ये लेस देन इक्वल है लिमिट से, जो लेस देन इक्वल है 3 से, ये प्रूव करना है। तो पहले तो हम देखेंगे ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। कैसे देखते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीज और डिक्रीज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं ना, नेक्स्ट टर्म माइनस पिछली टर्म के बीच में वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इंक्रीजिंग, वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो डिक्रीजिंग। तो चलिए हम a ऑफ n+1 माइनस an की वैल्यू निकाल के देखते हैं। a ऑफ n+1 कैसे आएगा, जहां पे n है उसके जगह क्या डाल दो, n+1 डाल दो, तो आएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल की जगह आ जाएगा n फैक्टोरियल जैसा था वैसा, उसके बाद अगला आ जाएगा n की जगह रख देंगे n+1 फैक्टोरियल, आ जाएगा माइनस an की वैल्यू क्या आएंगी 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस अप टू लास्ट वैल्यू आएंगी 1/n फैक्टोरियल। समझा, n+1 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, जहां पे भी इक्वेशन में n है उसके जगह रख दो n+1, रख दिया n के जगह n+1 रख दिया, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 1 था फिर 2 आया, 2 था फिर 3 आया, तो जब n+1 आया तो उससे पहले कौन आया होगा, n आया होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये इतनी पूरी टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो सिर्फ एक टर्म बची जिसकी वैल्यू क्या है 1/n+1 का फैक्टोरियल। तो देयरफॉर a ऑफ n+1 माइनस an, a ऑफ n+1 माइनस an, इसकी वैल्यू क्या आ रही 1/n+1 का फैक्टोरियल आ रही वैल्यू, और ये वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेंगी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। क्यों, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएंगी, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव टर्म आई क्या, नहीं आई, n नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 ऐसा आएगा, तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू आएंगी 1, तो 1+1 2 1/2 फैक्टोरियल, ये भी वैल्यू पॉजिटिव 1/3 1/4, हर एक फैक्टोरियल की वैल्यू कैसी आती, पॉजिटिव आती, मतलब a ऑफ n+1 माइनस an ये बढ़ा आ रहा है 0 से, दैट इज a ऑफ n+1 ये बढ़ा आ रहा है a n से, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, यानी हर एक नेचुरल नंबर n के लिए नेक्स्ट टर्म पिछली टर्म से बड़ी है, तो सीक्वेंस कैसे आएंगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, देयरफॉर सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अच्छा, अभी इस टाइप के क्वेश्चन में ना आप एक चीज याद रखना, हमें है ना fn सीक्वेंस में लिखने की आदत होगी, तो जब भी an आता है ना हम गलती से fn मेंशन करके आते तो हमारा मार्क कटता है, तो प्लीज अगर मैं भी कहीं पे लिख दूं ना तो आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे हमेशा सीक्वेंस कौन सी आएंगी an, क्योंकि क्वेश्चन में हमको सीक्वेंस दी हुई है an। आ गया, तो हमने बता दिया कि ये वाली सीक्वेंस कैसी है, इंक्रीजिंग है। अब अगर मैं बता दूं कि वाली सीक्वेंस बाउंडेड भी है ना, हमने बोला था ना एक सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो वो हमेशा कैसी होती है आपकी, एक सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग साथ साथ अगर वो बाउंडेड हो जाए तो अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड वो हमेशा कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है करके मैंने आपको बोला था, जो हम पॉइंट लिख रहे हैं उसको गौर से समझ लेना। अब हमको दिखाना है कि ये सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब इसकी सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू दोनों मेरे को मालूम है, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये देखिए ना, आपको क्या दिया हुआ है, ए एन की वैल्यू दी है 1 प्लस 1/1 फैक्टर प्लस 1/2 फैक्टर अप टू 1/n फैक्टोरियल दिया हुआ है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो n की वैल्यू क्या आएंगी 1 प्लस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/n फैक्टोरियल, 1 प्लस 1 क्या आएंगी वैल्यू 2, तो n की वैल्यू आएंगे 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल आएगी। अब देखो यहाँ पे an
इक्वल है 2 प्लस समथिंग वैल्यू से है। अगर मैं ये प्लस समथिंग को हटा दूं, मतलब मैं इस साइड को छोटा बना दे रहा हूं, है ना, तो मेरा जो ए है वो बड़ा हो जाएगा, किससे? 2 से हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर मेरा जो ए है वो बड़ा रहेगा 2 से। क्यों? ये वाला लॉजिक हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ये वाली वैल्यू को अगर मैं हटा दूं, ये दो वैल्यू मिलने के बाद इससे इक्वल हो रही है, अगर इनमें से एक ने भी अपना हाथ वापस खींच लिया तो ये दोनों इक्वल रह पाएंगी क्या? नहीं। फिर आपके वाली वैल्यू जो रहेगा वो बड़ा रहेगा आपके गिवन वैल्यू से, तो ए एन बड़ा आ गया 2 से। मतलब किसी भी केस में आपकी ए एन की वैल्यू 2 से छोटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ए एन बड़ा है 2 से, मतलब 2 छोटा है ए एन से। आ गया? तो मेरे को मालूम चल गया नीचे मैं 2 से नीचे तो नहीं ही जा सकता। समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब देखते हैं हम ऊपर कितना जा सकते हैं। नीचे वाली वैल्यू कैसे निकाले समझ गया ना पक्के में? अब हम लेते हैं फिर से यही वाली टर्म को। ऑल्सो आपके पास है ए एन की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू 1 अपॉन एन फैक्टोरियल है वैल्यू ऐसी। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारा एन फैक्टोरियल ये हमेशा बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा किससे? 2 टू द पावर n माइनस 1 से रहेगा। दैट इज इसका रेसिप्रोकल लो, 1 अपॉन एन फैक्टोरियल हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू रहेगा 1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1 से। अभी इसके जैसा क्वेश्चन देख के हम लोग, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाली वैल्यू यानी ए एन वाली जो वैल्यू है, ये जो निकाले आपने, ये हमेशा लेस रहेंगी या इक्वल रहेंगी। तो ये n फैक्टोरियल वाली वैल्यू लेस रहेंगी या इक्वल रहेंगी किससे? 1 प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल की जगह क्या लिखो? 2 टू द पावर n माइनस 1। n की वैल्यू क्या है? 1, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल की जगह लिखो क्या? ये लेस देन इक्वल रहेगा किससे? 1 अपॉन 2 टू द पावर n, n की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 आएगा। सेम चीज नेक्स्ट क्या रहा यहाँ पे? 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये लेस देन इक्वल रहेगा किससे? 1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1 लिखो, n की वैल्यू क्या है? 3, तो आ जाएगा 3 माइनस 1 अप टू लास्ट वाली वैल्यू 1 अपॉन n फैक्टोरियल की जगह लिखो 2 टू द पावर n माइनस 1। कैसे आया समझा? पक्के में? सच में समझ में आया? पक्के में समझ में आया? क्या लिखा आपने? n फैक्टोरियल क्योंकि बड़ा रहता है, इक्वल रहता है 2 के पावर n माइनस 1 से रहता है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 का पावर n माइनस 1 अगर इनका रेसिप्रोकल लो तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ये छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा 1 अपॉन 2 के पावर n माइनस 1 से। यहाँ पे देखो हर एक वैल्यू कायम है 1 अपॉन n फैक्टोरियल के फॉर्म में है, तो ये लेस देन रहेगा इक्वल रहेगा कैसे? 1 प्लस 1 अपॉन 2 के पावर n माइनस 1 से, n की जगह क्या था? 1 था, 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 का पावर n माइनस 1, n की जगह क्या है? 2 था, 2 माइनस 1। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म रहती थी 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन 2 का पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, लास्ट वाला 1 का पावर 2 का पावर n माइनस 1 था, 1 अपॉन 2 का पावर n माइनस 1 आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या रहेगा? ये लेस देन इक्वल रहेगा किससे? 1 प्लस 1 अपॉन 2 का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, प्लस 1 अपॉन 2 का पावर 2 माइनस 1 1 होता है, 1 अपॉन 2 का पावर 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 होता है, तो आ गया 2 का स्क्वायर। अब टू लास्ट हम कहेंगे 1 अपॉन 2 का पावर n माइनस 1 आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? और अगर आप लोगों को याद हो ये क्या है मेरे लिए? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है सॉरी, ये क्या है मेरे लिए? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है a प्लस ए आर
प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर के पावर एन तक। अगर ऐसी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दी हुई है तो आप इसको क्या ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं a इंटू वन माइनस आर का पावर n, यहाँ पे n माइनस वन होता है, ए आर का पावर n माइनस वन, तो आता है a इंटू वन माइनस आर का पावर n अपॉन वन माइनस आर है। तो ये क्या है आपके लिए, आप चाहो तो इमेजिन भी कर सकते हैं, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। बहुत ही अच्छे अक्षर हो गए यहाँ पे। दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का ऐसे डिनोट करते हैं ए से, ए की वैल्यू क्या है 1 एंड आर क्या रहता, कॉमन रेशियो, यानी ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल रहे हैं। 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 को फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 का स्क्वायर, ऐसा करते हुए निकाल रहे हैं। तो कॉमन रेशियो क्या है 1/2 है। तो इस रेशियो को जब मैं सॉल्व करूंगा, इस रेशियो को जब सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 1/2 का पावर n, तो आ गया का पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1/2 आएगा। तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता था। 1 माइनस 1/2 का पावर n अपॉन 1 में से 1/2 गया तो 1/2। अब ये 1/2 है, मतलब ये 2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आएगा 1 माइनस 1/2 का पावर n, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2 1 जार 2 माइनस 2/2 का पावर n, इसी को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2 माइनस 1/2 का पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 है, ऊपर नीचे जाएगा तो 2 का पावर माइनस 1, उसका स्वागत कर रहा है 2 का पावर n, a का पावर m इंटू a का पावर n, क्या होता है a का पावर m प्लस n आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यानी मेरे को क्या मिला यहाँ पे, जो मेरी nth टर्म है, तो जो मेरी nth टर्म है ये लेस देन इक्वल है इस रेशियो से है, और यही रेशियो को सॉल्व करके आपने वैल्यू निकालते, ये जो है ये लेस देन इक्वल किससे, इस रेशियो से। इस रेशियो को सॉल्व किए तो ये वाली वैल्यू मिली है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, क्योंकि ये वाले रेशियो को सॉल्व करके वाली वैल्यू निकाले, तो ये वाले रेशियो से ये इक्वल है, लेकिन ये जो रेशियो है वो इससे लेस देन इक्वल है। समझ रहे हैं ना कैसे रिलेट करते हैं इन सबको। तो an जो है ये लेस देन इक्वल है किससे, इस रेशियो से। इस रेशियो को सॉल्व करने के बाद मेरे को क्या वैल्यू मिली है 1 प्लस 2 यानी 3 माइनस 1/2 का पावर n माइनस 1 मिली। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गया कि मेरी ये जो वैल्यू है, मेरी यहाँ पे जो वैल्यू है ये हमेशा 3 से तो छोटी ही रहेगी, है ना। 3 से आप वैल्यू को क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो मेरा जो an है ये हमेशा छोटा रहेगा किससे, 3 से रहेगा। क्यों छोटा रहेगा 3 से, देखो मैंने n के जगह रखा 1, रखा n के जगह 1, n के जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो क्या मिलेंगी मेरे को वैल्यू, लेस देन इक्वल टू 3 रहेगा। क्यों, क्योंकि n के जगह मैं रखता हूं 1, n के जगह रखिए 1, क्या मिलेगा आपको 3 माइनस 1/2 का पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना होता 0, तो आएगा 1/2 का पावर 0, 2 का पावर 0 कितना होता है 1, तो 3 में से 1 गया, कितना आ रही वैल्यू 2 आ रही, लेस देन 3 है। n के जगह 2 3, अब आप कोई भी वैल्यू रखो, अब मैं रखता हूं n के जगह इंफिनिटी रखता हूं। अगर मैं n के जगह वैल्यू रखता हूं इंफिनिटी तो क्या आएंगी वैल्यू an की, an आएगा मेरा 3 माइनस 1/2 का पावर n माइनस 1, यानी 2 का पावर इंफिनिटी कितना होता है इंफिनिटी, तो आएगा 3 इंटू 1 माइनस इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0, 3 माइनस 0 कितनी आ रही वैल्यू 3, यानी an हमेशा लेस देन इक्वल टू का ऐसे रहेगा 3 से रहेगा। तो आपने यहाँ पे क्या प्रूव किया,
आपका जो ए एन है, ए एन बड़ा है 2 से, ए एन बड़ा है 2 से, बट ए एन लेस देन इक्वल है 3 से, है पक्के में। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड, यानी सीक्वेंस ए एन कैसे आ गया आपके लिए, बाउंडेड आ गई। आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर सीक्वेंस ए एन बाउंडेड है, साथ साथ वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये भी हमने निकाला है ना। आपकी सीक्वेंस ए एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, आपकी सीक्वेंस ए एन बाउंडेड है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट अ monotonically increasing bounded sequence is convergent। समझा? एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सबको समझा, पक्के में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, वो भी लिखा था, इफ अ monotonically increasing sequence is bounded then it is convergent। ये थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है, if a monotonically increasing sequence is bounded then it is convergent therefore an is convergent। ऐसा लिखूंगे तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका, पड़े। तो ये प्रूव करना था आपको कि एक सीक्वेंस है, ये कैसी है, कन्वर्जेंट है। अब निकालना, हमने जो यहाँ पे निकाला था ना, वो हमको एक और तरीके से प्रूव करना है। 2 इज लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज लेस देन इक्वल टू 3। हमको ये चीज भी यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है ना। हमने बताया ना, जो भी टर्म है वो ए एन 2 से छोटी है, बड़ी है या इक्वल है, और 3 से छोटी है या इक्वल है, ये दिखाना है। हमने ए एन के टर्म्स में बताया था, तो अब हमको इसको लिमिट के टर्म्स में भी लिखना है। तो आप इसको यहाँ पे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा दूं क्या मैं, कि आगे लिखा दूं? वैसे यहाँ पे है ना, ए एन आपने जो लिखा है ना, ए एन इज ग्रेटर देन 2, इसको लिखो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये क्यों आता है ना, मैं आपको समझाया था अभी। ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, करके हम जब लिमिट लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू इस तरीके से आएंगे यहाँ पे ना। वैसे आप इसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे एक ही लाइन लिखेंगे ना तो भी काम आपका हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे सीक्वेंस ए एन है, ए एन सीक्वेंस हमको दी हुई है, तो जब एन हो जाए आपका 1, तो एन के जगह क्या आ जाएंगी, वैल्यू 1 आ जाएंगी। तो एन के जगह 1 आ रहा है, तो 1/1 फैक्टोरियल तक का ही एडिशन लेना है आपको, तो आएगा 1/1 प्लस 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1, 1 प्लस 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एन की वैल्यू 2 आएंगी या 2 से बड़ी आएंगी। यहाँ पे इक्वल टू 2 क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जब एन की वैल्यू रहेंगी 1, तो आपको एडिशन लेना है, कहां तक, एन फैक्टोरियल। तो आएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल होता है 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2। जब एन की वैल्यू लोगे 2, तो आपको एन इक्वल टू 2 फैक्टोरियल तक एडिशन लेना है। कहां तक लेना है, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल तक लेना है। तो आएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 2, 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 1/2 आएंगे आंसर 5/। तो यहाँ पे टर्म्स किस तरीके से आ रही है आपकी, सबसे पहली टर्म आ रही है 2, उसके बाद आ रही है 5/। तो इस तरीके से सीक्वेंस हम यहाँ पे निकालते हैं, करके आपको याद रखना है। ए एन ग्रेटर देन इक्वल है 2 से, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू ए एन है। इस पे एक लाइन और बस लिखना है आपको, इस पे लिमिट लगा दो। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, तो आ जाएगा लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 2, ये लेस देन इक्वल हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ an से। ये कांस्टेंट टर्म है, इस पे लिमिट लगाओ, कुछ भी चेंज होता है क्या? नहीं। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ an। ये हो जाएंगे आपके लिए इक्वेशन नंबर ए। यानी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है ना, वही हमको लिमिट लगा के लिखना है, और कुछ लिखना है क्या? नहीं। अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा an इज लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 1/2 का पावर n माइनस 1 लिखा है ऐसा, इस पे लिमिट लगा दो। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ an, ये लेस देन इक्वल आएगा किससे? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 3 माइनस 1/2 का पावर n माइनस 1 से। तो देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ an, ये लेस देन इक्वल है। 3 कांस्टेंट है, उस पर लिमिट लगा, कुछ भी चेंज होता है क्या? नहीं। तो आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा होता है 1/2 का पावर इन्फिनिटी, 2 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। यानी जो मैंने कंसेप्ट बताया हूं आपको, वही उनने लिमिट के टर्म्स में पूछा है, और कुछ नया पूछा है क्या? नहीं। बस यहाँ पे याद रखो, आपको 2 इज लेस देन इक्वल टू n लिखना है। इक्वल भी आएगा, क्यों? जब हम n की वैल्यू 1 ले रहे हैं। सीक्वेंस कैसे निकाल रहे हैं आप? यहाँ पे आपको आपकी जो सीक्वेंस an दिया हुआ है वो बोल रहा है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल तक निकालना है। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल वाली टर्म्स आ रही है क्या फर्स्ट टर्म में? नहीं। तो आएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टर होता है 1, तो 1 प्लस 1 2 होता है। तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या आने वाली है? 2। और मेरे को मालूम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब मेरी फर्स्ट टर्म से वैल्यू या तो बड़ी चाहेंगे या तो इक्वल आएंगे करके यहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी हम क्या बोल रहे हैं? हमारी फर्स्ट टर्म आने वाली है सीक्वेंस की 2। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ an आएगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू an था, लिमिट लगाया तो 2 इज लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ an आएगा। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ an ये लेस देन इक्वल है 3 से। तो आ गया लेस देन इक्वल टू 3। यानी जो हमने अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाला है, वही वो लोग निकाल रहे हैं, बट लिमिट लगा के निकाल रहे हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से क्वेश्चन इससे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे हमारी सीरीज की ओर। तो उम्मीद है यहाँ तक का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।